इस वाली क्वेश्चन में चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पर ये जो है ये एक्स है, इस एंगल को आपको पता करना है कि ये एंगल कितना है। और दूसरा वाई आपके पास दिया हुआ है, यानी कि ये वाला, मतलब कि आपको ये वाला एंगल पता करना है कि कितना है। और इसके बाद एंड देन शो दैट कि जो ए बी है, ए बी कहने का मतलब ये वाला जो लाइन आपका है ये पैरेलल होगा इसके सी डी के। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें करनी है। पहले तो आपको x का वैल्यू पता करना है, फिर y का वैल्यू पता करना है, और इसको ये भी साबित करना है कि ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपके पास किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं है, लेकिन एक चीज आप नोटिस अगर करते हैं तो देखिए ये वाला को स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस वाले स्ट्रेट लाइन को, यानी कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में आप देख पाएंगे कि एक यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है। आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। जी हाँ, आपको शायद मालूम चल गया होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आपके पास स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 50 डिग्री है और दूसरा एंगल आपके पास क्या है, एक्स है। अब आपको मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो है ये दो एंगल्स बना रहे हैं, तो दो एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब प्रश्न आएगा कि भाई ये आया कहाँ से, तो रीजन देखिए लिखना मत भूलिए। तो रीजन क्या होगा इसका, तो रीजन होगा इसका कि यहाँ पर ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर आपने बनाया, जैसा कि आप यहाँ पे प्रीवियस एक्सरसाइज में देख रखा था कि लीनियर पेयर होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका x का वैल्यू है ये पता कर लेंगे। तो x जो है यहाँ पर 180 है और यहाँ पर जो 50 इसको इस ओर लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पेशली क्या हो गया, x का वैल्यू मिल गया। अब अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये वाला एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये और ये आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब आपके मन में प्रश्न आने लगा कि भाई ये हुआ कहाँ से, कैसे हो गया। तो जी हाँ, ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वर्टिकली को शॉर्ट में वर्टिकली, और अपोजिट को आप इस तरह से लिखिएगा एंगल्स, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो इस कारण से आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पीछे लाया था दैट इज x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था। तो x का वैल्यू हमारा कितना था, यहाँ पे 130 था, ठीक है। x का वैल्यू 130 हमारे पास था लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। सो अगर आप ध्यान से इस पूरे को देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपका दोनों एंगल जो है वो सेम है। अब ये दोनों एंगल सेम है तो इसका क्या मतलब हो गया, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका x है वो भी 130 डिग्री है और जो आपका y है वो भी 130 डिग्री है। तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब कि x और y क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि ये x और y क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए हैं, यहाँ पर क्यों हो गए इक्वल, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला और ये ऑल्टरनेट एक दूसरे का है। ये इस वाला जो एंगल है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे विजुअलाइज कराऊं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या दिखाई देंगे आपको, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाई देंगे। और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि y है और x दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में जब भी इक्वल हो जाएंगे तो हमें मालूम है कि क्या होगा, कि ये वाला जो ए बी लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तो ये आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। रिवर्स अगर पैरेलल होता तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता। तो उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है,
यानी कि ये वाला जो आपका लाइन है ए बी, ये किसके पैरेलल दिखा रहा है? सी डी के पैरेलल दिखा रहा है। तो ऐसा हम लोगों के पास दिया हुआ है कि जो ए बी है ये पैरेलल है किसके? सी डी के। तो ये हमने नोट कर लिया। दूसरा अगर हम लोग देखें कि जो सी डी है ये पैरेलल है ई एफ के, तो सी डी कौन हमारा हुआ? ये वाला। और ई एफ कौन हुआ? ये वाला हुआ। तो हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं कि जो सी डी है ये पैरेलल है ई एफ का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी डी ए बी के पैरेलल है और यहाँ पर सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि दोनों का कॉमन हो गया कौन? ये वाला। तो अगर ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली ये वाला जो ए बी है और ये जो ई एफ है आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा कहाँ? ई एफ का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब ये समझना है कि ये क्यों हमने किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको क्यों हम लोगों ने पैरेलल दिखाया, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन और देमसेल्व्स पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजुअलाइज हम लोग फिर कर सके कि कहाँ कहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास एक एंगल दिखाई देगा पी क्यू डी। अब देखिए आपको कहीं दिखाई दे रहा है पी क्यू डी? अब दिखाई नहीं दे रहा तो पहले नाम हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसका नाम यहाँ पे पी रख दीजिए, इसका नाम यहाँ पर क्यू रख दीजिए। ठीक है, अब इस तरह से हमारा यहाँ पे नाम हो गया और ये वाला पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आर, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो पी क्यू आर इस तरह से। तो अब देखिए एंगल आपको दिखाई देगा, क्या एंगल दिखाई देगा? पी क्यू डी, पी क्यू डी, यानी कि आपको यहाँ से ये एंगल दिखाई देगा। इसको नोट कर लीजिए आप, ये बन जाएगा पी क्यू डी, ये एंगल बन गया आपका। अब क्या ये एंगल किसी के बराबर है? अब ये समझना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस एंगल का नाम क्या रखोगे आप? क्यू आर एफ। क्या नाम रखा आपने? क्यू आर एफ। अब प्रश्न आता है कि आखिरकार ये आपस में इक्वल क्यों हो गए? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि सी डी जो है ये पैरेलल ई एफ का है। ऑलरेडी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो जब भी पैरेलल लाइंस होगा तो ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा। तो ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना होगा कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके क्या हुआ करते हैं? आर इक्वल, वो इक्वल हुआ करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ये पहला स्टेप। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जो आपके पास पी क्यू डी एंगल है, पी क्यू डी इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू आर एफ, क्यू आर एफ एंगल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? Z। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए? Z। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सी क्यू पी की तरफ नोट कीजिए, यानी कि आपका सी क्यू पी ये वाला एंगल की तरफ मूव करना है। सी क्यू पी, ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ से सी के से क्यू की तरफ गया और क्यू से फिर देन हम लोग पी की तरफ चले गए, तो ये वाला एंगल मिलता है सी क्यू पी। प्लस हमारे पास एंगल हो जाएगा पी क्यू डी, यानी कि पी क्यू डी यानी कि ये वाला एंगल। तो ये होगा कि नहीं होगा? आप थोड़ा सा नोट कीजिए पॉइंट को, पी क्यू डी क्यों हुआ और ये कितने का बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सी डी जो है ये आपको स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट में हमें मालूम है कि जो भी एंगल्स होंगे आपस में क्या होंगे? सब एंगल का सम 180 के बराबर होगा। सो यहाँ पे रीजन क्या बताइएगा कि लीनियर पेयर बन रहा है, उस कारण से यहाँ पे हुआ आपका। अब यहाँ पे देखिए आपको
CQP जो है, CQP का वैल्यू कितना दिया हुआ, y दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम y रख देंगे। प्लस में अब हम आगे बढ़ते हैं PQD को देखिए, तो PQD कितने के बराबर है, देखिए पहले ही हमने निकाल रखा था PQD जो कि Z के बराबर हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। तो y प्लस z हमारा इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसको निकालने का प्रयास करेंगे। सो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए y और z का जो है रेशियो दिया हुआ है, y और z का आपका रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो इसको बनाने के कई मेथड्स होते हैं, मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ। तो y का वैल्यू क्या है 3, तो इसको ले लीजिए 3m, क्योंकि रेशियो है ना ये, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लिया। फिर प्लस है तो हमने प्लस रख लिया। z की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मुझे मिल जाएगा 10m के बराबर मिल जाएगा, और यहाँ पर 180 डिग्री इस प्रकार से मिलेगा। सो अब हम देखेंगे कि m की वैल्यू क्या आ रही है, तो m की वैल्यू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 18 डिग्री मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात का। y कितने के बराबर है 3 के बराबर है, ठीक है, और रेशियो इसमें कितना आया हमारा m, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे तो हमें, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 8 या 24, हाथ में 2 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 54 डिग्री। उसी तरह से अब यहाँ पे आप z की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, तो z इज इक्वल टू, तो z की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 हमने रखा है, और m की वैल्यू हमारे पास मालूम है 18 है, तो 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 56 और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से हो जाता है, दैट इज 126 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमें निकालना क्या, अभी तक हमने आंसर नहीं पहुंच पाया है वहां तक जहां हमें निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। अभी तक तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये वाला। अब देखिए ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ, सिंस ये जो AB है, ये वाला लाइन AB है, ये किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है, EF के पैरेलल। अब कैसे हुआ, देखिए मैंने AB पैरेलल टू EF पहले ही प्रूव कर लिया था, ठीक है। तो अगर ये वाला आपका जो लाइन है AB ये पैरेलल हो गया है EF के, तो ट्रांसवर्सल के जैसा कौन काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जब इस प्रकार से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है x और ये वाला एंगल है जो z, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं हुए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपके पास एंगल A यहाँ पर है और इसमें हमने नाम दिया था, तो नाम के हिसाब से भी आप चल सकते हैं, या तो फिर सिंपली आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू z के बराबर है। तो x इज इक्वल टू z के बराबर हुआ, क्यों हुआ, तो आप रीजन बताइए ना, रीजन क्या है, तो रीजन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। तो देखिए जब तक पैरेलल नहीं होता तब तक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं होते, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं होते, ठीक है। तो अब आपके पास क्या x का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, वो देखना है। तो आप देखिए z का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है इस वाले पोर्शन में, दैट इज इतना। तो x की वैल्यू, z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 126, तो हम मुझे x की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे मिल जाएगा 126 डिग्री। सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा, एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा, और पैरेलल, ठीक है। तो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल अगर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का लगेगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये तमाम बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का है। यहाँ पे देखिए फिगर हमारे पास दिया हुआ है,
यहाँ पे कह रहा है कि जो ए बी है यानी कि ये वाला जो आपके पास लाइन है ए से लेके बी तक का, ये आपका पैरेलल है सी और डी के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है अगर ये पैरेलल है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी एक हम लोग क्या करते हैं, इसका सेपरेट यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ बराबर कि यहाँ पर आप ज्योमेट्री में ऑलवेज सेपरेट फिगर बनाकर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो लाइन होगा वो ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ए जो है और ये जो बी है लाइन आपका, ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल अपने मन से नहीं है बल्कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब दिया रहेगा तभी ये चीज आपको करना है। तो यहाँ पे जो आपका जी है और जो आपके पास ई है, ये कैसा बिहेव करेगा? ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, सिंस हमें मालूम है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये अपने मर्जी से नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये गिवन हमारे पास है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है। अब ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ए जी ई आपको दिखाई देगा, मतलब ये वाला एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए जी ई, ठीक है। तो ए जी ई जो ये एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि जी ई डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? तो रीजन आप यहाँ पे बताइए। रीजन आपका होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर आपका होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ए जी ई है तो यहाँ पे हम लोग ए जी ई को कॉपी करेंगे जीईडी। तो जीईडी का वैल्यू देखिए क्या है? जीईडी का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 126 डिग्री। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम पुट कर देंगे 126 डिग्री। किसका वैल्यू निकल गया? एजीई का वैल्यू निकल गया, यानी फर्स्ट वाला काम हमारा हो गया है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये निकल के आ गया सामने। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, सिंस अब चलिए क्योंकि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो ई एफ है, यानी कि यहां से लेके ये जो ई एफ आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये सी डी यानी कि इस लाइन पर परपेंडिकुलरली गिर रहा है। तो ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूं और सेपरेटली थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक सेपरेटली हम लोग बना लेते हैं कि ये इस तरह से हो गया और यहाँ पर ये हो गया। ये वाला लाइन हमारे पास कितना दिया हुआ है? ए, और ये वाला लाइन हमारे पास कितना दिया हुआ है? बी, यानी कि और ये है सी एंड डी, इसका नाम दिया हुआ है। तो दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ से जो ई एफ है, यानी कि ये वाला ई है और ये वाला एफ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सो हम लोग देखेंगे ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये कहां से? ये क्वेश्चन में ही हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। अब ये परपेंडिकुलर है तो अब यहां से हम लोग जो बातें हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एंगल नोट करेंगे, दैट इज जी ई एफ। जी ई एफ अब ढूंढिए कहां पर है? जी ई एफ, यानी कि ये एंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब ये एंगल आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा एंगल आपके पास दिया हुआ है यहां से यहां तक, जिसका नाम क्या है? जीईडी। तो हम लोग यहां पर एंगल जीईडी में से क्या माइनस कर देंगे? इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे। ये कितना है? 90 डिग्री है, ऑलरेडी गिवन है। तो क्या मुझे ये वाला एंगल नहीं मिलेगा? जीईएफ मिल जाएगा। तो अब चलिए यहां पर देखिए जीईडी के वैल्यू आपके पास है क्या? तो अब आपको ये समझना है कि आपके पास जीईडी की वैल्यू है या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना होगा? थोड़ा मशक्कत करना होगा। क्या मशक्कत करना होगा? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो जीईएफ एंगल निकालना है आपको, ठीक है। जीईएफ एंगल, ये छोटा सा एंगल जो निकालना है। अब देखिए जीईडी की तरफ ध्यान दीजिएगा। जीईडी ये बड़ा सा एंगल, ठीक है। तो ये बड़ा सा एंगल जो है, एक यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है।
तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है और यहाँ पे देखिए GED, ये वाला जो एंगल है जो कि आप यहाँ बड़ा से देख रहे हैं फिगर में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और शुरू में भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि GED किसके बराबर है, AGE के बराबर, और AGE का वैल्यू कितना है 126, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 126, क्योंकि AGE किसके बराबर है, GED के, तो इसका वैल्यू कितना हम पुट कर देंगे 126, जो कि पहले ही हमने निकाल रखा है, माइनस 90 डिग्री, तो माइनस हमने यहाँ पे 90 डिग्री कर रखा है। अब माइनस अगर आप करते हो तो आपको टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकल गया, GEF निकल गया, तो ये सेकेंड वाला भी आपका हिस्सा निकल गया GEF, जो आपको निकालने के लिए कहा गया था। अब बात आती है किसकी, अब आपको निकालना है FGE के बारे में, यानी कि FGE के बारे में। तो अब इसका एक सेपरेट फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो FGE एंगल है, FGE कहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी कि इस वाले हिस्से में एंगल बन रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या ये वाला एंगल आपको मालूम है, ये वाला, तो डेफिनेटली आपको मालूम है AGE। तो देखिए यहाँ पर आपके पास AGE का वैल्यू ऑलरेडी 126 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इमेजिनेशन करें कि ये जो है आपका यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन हुआ और इस पर एक ये एंगल और ये एंगल है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये दोनों एंगल का सम कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अब आपके मन में प्रश्न आया कि क्यों हुआ, तो देखिए आप बहुत अच्छे से फिगर को देख लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे दो एंगल्स बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या आपके पास AGE का वैल्यू है, तो देखिए AGE का वैल्यू ऑलरेडी आप बहुत पहले निकाल चुके हैं, कितना, 126 डिग्री, प्लस आपको निकालना क्या है, FGE का वैल्यू निकालना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ से एंगल FGE रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 126 डिग्री से। अब यहाँ पे 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 चला जाएगा तो 5, यानी कि 54 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है वो आपका तीनों निकल जाता है। तो एक तो आपका FGE जो है वो निकल गया, दूसरा क्या निकालना था, GEF, तो वो भी आपका निकल चुका है GEF, जो कि यहाँ पे 36 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद AGE भी निकालना था, तो AGE भी आपने 126 डिग्री निकाल रखा है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सो बहरहाल आप यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, अच्छे से अगर इसको आप रिकॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। और जो पैरेलल दिया था उसमें जो हमें मालूम है कि कोई ट्रांसवर्सल के जैसा काम करता है, तो उसके हिसाब से हमने काम किया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इसको आप अच्छे से समझिए, लीनियर पेयर क्या होता है उसको आप अच्छे से समझिए। सो इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा हमारा। सो इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आपके पास क्या कहा जा रहा है कि जो PQ है वो पैरेलल है ST के, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है उसको हम पहले नोट कर लें कि जो हमारे पास एंगल है, पहले आप अच्छे से क्या करें, क्वेश्चन को स्टडी करें। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एंगल आपके पास PQR जो कि दिया हुआ है 110 डिग्री, और दूसरा आप देखिए कि जो एंगल आपके पास है यहाँ पर RST, तो ये आपका हो जाएगा RST जो कि आपका 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका रीज़न आपको बताना है कि ये कहाँ से आया, तो आपको मालूम है कि ये सब के सब क्या है, गिवन है, तो हम यहाँ पे गिवन रीज़न लिखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर आता है कि जो PQ है, ये वाला PQ ये पैरेलल है ST के,
तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, तो रीजन होगा कि भाई कहां से आया, तो ये भी आपका क्या है, गिवन दिया हुआ है, ये भी आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ये वाला इसके पैरेलल कैसे हो गया, तो थोड़ा सा नोट करें कि अगर आप थोड़ा इसको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, तो इस तरह से अगर आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर ये यहाँ पर हट जाता है तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा, ये एक इसके दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना होगा, आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए अब हमें लॉजिक की जरूरत होगी। क्या अभी आप यहाँ पे कहीं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज कर पा रहे हैं, कहीं पे ऑल्टरनेटिव एंगल्स यूज कर पा रहे हैं, कहीं पे आप एडजेसेंट एंगल्स यूज कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे फिलहाल अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर ऐसा सब कुछ बंद हो जाए, कुछ भी वर्क ना करे, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि इस फिगर को मॉडिफाई करेंगे। तो वो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को स्टडी कर लिया कि यहाँ पे ना ही तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स यूज हो रहे हैं, ना ही तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स यूज हो रहे हैं, ना ही तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज हो रहे हैं, ना ही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज हो रहे हैं, ना ही तो लीनियर पे यूज हो रहा है। तो कुछ भी फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आप अभी फिलहाल कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सर इसका तो हम कर दे उल्टा, क्योंकि ये वाला है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके पैरेलल ढूंढना होगा, तो आपको यहाँ पर ऐसे आना होगा, ठीक है, तब जाके ये बात बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप और भी यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला एंगल इस एंगल का अगर है, तो भाई जब तक आप कहीं ना कहीं इस तरह से लाइन नहीं ड्रॉ करते हो तो ये क्लियर बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो बेसिकली इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या करना होगा कि फ्रॉम पॉइंट पी आर, ये जो पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर से आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, अपने से कोई भी मॉडिफाई करते हो फिगर में, तो उसको डॉटेड लाइन से ही दिखाइएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से ही आपको दिखाना है। और इसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे दैट इज ए, और इसका नाम हम लोग दे देंगे दैट इज बी। तो एक लाइन ड्रॉ हो गया ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप चाहे तो पूरा स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम आर ड्रॉ ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू। तो ऐसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके पैरेलल हो गया। तो ये जब आप करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो पी क्यू आपका लाइन है, यानी कि ये वाला जो पी क्यू लाइन है, ये अब पैरेलल किसके हो गया, ए बी के। तो आपको ये लिखना होगा, जब तक आप ऐसा बताएंगे नहीं तब तक आप डायरेक्टली नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पी क्यू जो है अब ए बी के पैरेलल है। तो प्रश्न आएगा कि ये तो कहीं दिया हुआ नहीं था, तो कैसे किया आपने? तो अभी मैंने आपको बताया कि बाय कंस्ट्रक्शन आपने इसे किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा कि इस चीज को आपने किया है कवर बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपका रीजन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, अब देखिए पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के, फिर यही पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ए बी के। सो देयरफॉर क्या नजर आया आपको, ये पी क्यू कॉमन है दोनों में। तो अगर ये जो एस टी है किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और ये पी क्यू किसके पैरेलल है, ए बी के, तो इसका मतलब कि एस टी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, यानी कि एस टी पैरेलल टू ए बी, ये करना जरूरी है। तो हमने इसे कर लिया, ठीक है, इस रीजन की वजह से। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार हम पैरेलल करने पे तुले क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जब तक आप पैरेलल नहीं करेंगे, आप ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे, आप कॉन्सिक्यूटिव यूज नहीं कर पाएंगे।
आप वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं यूज़ कर पाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो। तो देखिए अब हमारा तो ये क्लियर हो गया कि AC पैरेलल टू AB बता रहा है। सो देखिए अब आपको कहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला जो AC है ये आपका अब पैरेलल हो गया किसके, AB के ये वाले लाइन का। तो अब इससे क्या फायदा होगा आपको, अब इससे फायदा ये होगा कि आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका SR है वो ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव करेगा, और इसी ट्रांसवर्सल पे देखिए एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। सो यहाँ पे इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, SRB। ध्यान से देखिए S पॉइंट से आप चलना शुरू किए, R पॉइंट तक पहुंचे, फिर आप B की तरफ मूव किए, ठीक है। प्लस अब आपके पास दूसरा जो एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, जो कि कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। अब इन दोनों का सम कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो डेफिनेटली आपके मन में एक लॉजिक, आपको लॉजिक चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्या रीजन है इसको करने का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो हम इसे कहेंगे कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, या इसको एडजेसेंट एंगल्स में हम लोग कहते हैं। तो ये रीजन होने के कारण हमें मालूम है कि जो भी एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे या एंगल्स ऑन द सेम साइड पे जो भी बनेगा वो क्या होता है कि जो भी एंगल्स होगा उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली जो एंगल SRB है वो है कितना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 180 डिग्री में से माइनस कर देना है 130 डिग्री को, क्योंकि ये प्लस में है इस, और जब आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलेंगे। अब आते हैं दूसरे विषय में। अब यहाँ पे तो ये वाला एंगल हमें क्या हो गया, पता चल गया, दैट इज 50 डिग्री। अब देखिए हमें यहाँ वाला यानी कि PQ पैरेलल टू AB हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस वाले में दिया हुआ है PQ पैरेलल टू AB। सो अब इसको विद रीजन अगर हम चले, PQ पैरेलल टू AB, तो ये भी प्रश्न होगा कि क्या ये गिवन था क्या, नहीं, रीजन तो लिखा हुआ है बाई कंस्ट्रक्शन, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। आपको देखिए दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं थी, आप चाहे तो एक ही टाइम पे इसको कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के होंगे, तो मार्क्स काटने के लिए आपको परेशान करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ध्यान रखें इन सब चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल के जैसा कौन काम कर रहा है, QR। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो QR एंगल बना, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ARQ प्लस, अब हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है ये कितना आपको दिखाई दे रहा है, 110 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड। सो हम यहां पे लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये पता करने का प्रयास करेंगे कि जो एंगल ARQ है ये एग्जैक्टली है कितना। तो आपको 180 डिग्री में से माइनस कर देना है इसको, किसको, 110 डिग्री को। ये प्लस में इस ओर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना मिलेगा आपको, 70 डिग्री। तो यहां पर ये हो गया 70 डिग्री। लेकिन अभी भी आप एग्जैक्टली जहां आपको पहुंचना है वहां तक अभी नहीं आया हमारा, यानी कि हमें पहुंचना है इस एंगल पर कि आखिरकार ये एंगल कितना है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, सिंस अब आप देखिए ARB इज अ स्ट्रेट लाइन, ARB इज अ स्ट्रेट लाइन।
अब दिमाग तो आपका चलना शुरू हो गया होगा कि आपको तो फटाक से याद आ गया होगा कि आप क्या लगा सकते हो, यानी कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जितने एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पर मुझे कितना एंगल मिला, जो कि इक्वेशन 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 70। तो हम यहाँ पे 70 एंगल्स रखेंगे, प्लस ये वाला का तो बीच वाला का मालूम नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये तो पता ही हमको करना है। तो इस एंगल का नाम आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, QRS। क्या हो गया, QRS। प्लस आपको क्या करना होगा, ये वाला जो एंगल है दैट इज 50 डिग्री दिया हुआ है। ये सब कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। फिर वही प्रॉब्लम, रीजन भाई क्या है इसका, तो आपको मालूम है लीनियर पेयर के कारण ऐसा हो रहा है। रीजन लिखना मत भूलिए, हर समय क्वेश्चन कीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, वाई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इंप्लाइज देंगे, क्योंकि अब हम लोग इसी को प्रोसीड कर रहे हैं, तो इस वाले और इस वाले को अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो एंगल QRS प्लस 120 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर आप देख रहे हैं कि आपको एंगल निकालना है, QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ ये इधर जाके क्या करेगा, प्लस में करेगा क्या, नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। सो 120 डिग्री। सो अब इसको माइनस अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। देयरफॉर या हेंस आप यहाँ पे लिखेंगे और आप बताएंगे फिर यहाँ पर कि जो एंगल आपका QRS है इज इक्वल टू कितना फाइनली आ रहा है, 60 डिग्री आपका आ रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे हाईलाइट करने ज़रूरी होते हैं ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो आप वो सबसे पहले आंसर मिला ले, उसके बाद वो क्या करे, प्रोसेस को चेक करना शुरू करेगा। तो आई थिंक आपको ये पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसमें किस किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक तो आप एडजेसेंट एंगल्स का देख सकते हैं और दूसरा जो है लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फिर आपने यहाँ पे सीखा कि किसी चीज का पैरेलल होना जरूरी होता है ताकि आप एडजेसेंट एंगल्स को यूज कर सके, या जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तभी आप कर पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोगों को क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, आपको कहा जा रहा है कि जो AB है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे AB को, ये वाला जो लाइन है AB, ये पैरेलल है किसके, CD के, और ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, जो कि ये कहाँ से हमें मिला, तो आपको बताना है कि ये आपका गिवन है, रीजन तो यही है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये पैरेलल है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँगा फिगर को ताकि आप अच्छे से समझ सकें, यानी फिगर को मैं यहाँ पर स्प्लिट करने का प्रयास करूँगा। तो ये वाला जो लाइन है ये A है और ये वाला B है, और ये हमारा C है और ये हमारा D है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं लाइन, ये वाला, इसका नाम है यहाँ पर P और यहाँ पर इसका नाम है Q। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, तो ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला जो एंगल है ये आपका x है और इसका वैल्यू आपको जो है पता करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि AB जो है पैरेलल है CD के, और यहाँ ट्रांसवर्सल के जैसा कौन काम कर रहा है, PQ। अब यहाँ पे देखिए कि एक आपको Z के जैसा दिखाई दे रहा होगा कि एक ऐसा बन रहा है और फिर ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि ये वाला जो x है, x की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 50 डिग्री। क्या आपको पता चला रीजन क्यों, ये किस तरह का एंगल्स बना, तो ये वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखिएगा ऑल्टरनेट शॉर्ट में इंटीरियर एंगल।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण 50 डिग्री हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके कारण से ऐसा ये हमारा यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। अब हमें चाहिए y का वैल्यू, तो यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, अब फिगर को मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। तो देखिए जब भी जटिल फिगर आपको मिले तो एक एक करके फिगर को तोड़ के आप हमेशा देखा कीजिए, ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब दूसरी बात, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है B, और यहाँ पर ये दिया हुआ है C और ये हमारा दिया हुआ है D। अब आप ध्यान से देखिए ये वाला को, यानी कि यहाँ से यहाँ हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, अच्छा इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये है P और ये है आपका R। तो ये वाला यहाँ पे कितना एंगल दिया हुआ है, 127 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए पूरा, लेकिन क्या ये एंगल है, ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ एंगल होगा। बच्चे कहाँ पे गड़बड़ी करने वाले हैं, बच्चे गड़बड़ी ये करेंगे कि ये वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन उसमें टच होना चाहिए था, तो ये तो यहीं पर रुक गया। फिर देखिए अगर आप सोचेंगे कि ये और ये वाला है, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन्स और जो ट्रांसवर्सल वो टच होना चाहिए, मतलब कि पूरा एंगल यहाँ से यहाँ हो सकता है ये वाला। लेकिन जब आप इस पूरे एंगल के दौरान जाते हैं तो आपको इस एंगल का सामना करना पड़ेगा और इस एंगल का सामना करना पड़ेगा, मतलब दो एंगल्स मिल गए, तो हम कहेंगे कि y प्लस 50 डिग्री ये होगा, ठीक है। यानी कि तब ये बड़ा सा एंगल बन गया, और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इस वाले एंगल के इक्वल। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला एंगल आपका बनेगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 127 डिग्री। रीजन क्या है, तो रीजन बिल्कुल वही है कि ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल के जैसा कौन काम कर रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल के जैसा कौन काम कर रहा है, पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि आखिरकार y की वैल्यू जो है वो है कितना, तो y को हम यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, और 127 माइनस 50, अब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 77 डिग्री आपका फाइनल आंसर आएगा। सो y इज इक्वल टू 77 डिग्री, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बना। तो देखिए जब तक ये पैरेलल नहीं होगा तब तक ऑल्टरनेटिव एंगल्स हम यूज नहीं कर सकते थे। सो ऑल्टरनेटिव एंगल्स यूज करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में जिक्र होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल वहां पर होना चाहिए। सो आपके पास दो शीशे दिए हुए हैं जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, एक PQ है और दूसरा RS है। तो जब भी हम लोग मिरर को दिखाना होता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, तो इस प्रकार से पीछे हम लोग पॉलिश करते हैं। तो ये पॉलिश है, मोर का पंख मत समझ बैठिएगा इसको। तो ये आपका हुआ पॉलिश किया हुआ है, इसका मतलब शीशे में यहाँ पे आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके दो शीशे रखे हुए हैं आमने सामने, और दोनों शीशे क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, यानी PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ऐसा कह रहा है आपका क्वेश्चन, ऑलरेडी ऐसा कह रहा है। कहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका ये मतलब हुआ कि PQ जो है RS के पैरेलल है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी करते चले जाते हैं कि ये करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ये जो PQ है ये पैरेलल है किसके, RS के। ये कहाँ से हुआ, तो ये भाई गिवन दिया हुआ है, यानी कि ये पहले से ही क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बता दिया गया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो पहले ये समझ लीजिए टू प्रूफ में हमें करना क्या है। तो प्रूफ हमें करना है कि ये जो आपका AB
लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए सी डी के। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि ये वाला जो ए बी लाइन है ये पैरेलल होना चाहिए सी डी के। अब ये पैरेलल आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि आपको प्रूव यही करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए सी डी के। लेकिन प्रश्न आता है कि होगा कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का आपको नहीं लग रहा है कि आप ऑल्टरनेट एंगल्स यूज कर पाएंगे। ये तभी लगा पाएंगे जब ये ट्रांसवर्सल साबित होगा, और तब आप यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखा के अगर इक्वल ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तभी ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, प्रश्न तो यही आता है कि हम करेंगे कैसे, क्या इसका कोई आइडियाज है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रीज़न क्या है कि यहाँ पे कुछ आपको लग रहा होगा कि मिस है, हम ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे लाएं, क्योंकि ये और ये पैरेलल तो है ही नहीं। अगर ए बी पैरेलल होता सी डी के तो तुरंत आप यहाँ पे क्या कर देते कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा के आप इसको साबित कर देते, लेकिन ये तो पैरेलल है ही नहीं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लगाओगे कैसे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी रह गई। तो जब ऐसा लगता है कि अब क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है तो उस सिचुएशन में हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अब कंस्ट्रक्शन चलिए करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ एक आपको क्या करना है, एक यहां पर इस प्रकार से ड्रॉ करना है बी एम, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एम, बी एम, ये आपका हो गया। अब ये जो बी एम है आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो बी एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया है किस पे, पी क्यू वाले लाइन पे, पी क्यू वाले लाइन पे हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। ये अपने मर्जी से हम लोग कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अगर रीजन पूछा जाए तो क्या आपको बताना है, बाय कंस्ट्रक्शन आप इसे कर रहे हो। एंड दूसरा आपको क्या करना है कि एक और आपको लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलरली यहां पर सी पॉइंट की तरफ मिलाते हुए यहां पर, और इसका नाम हम दे देते हैं एन। तो ये हो जाएगा सी एन, परपेंडिकुलर किसके है, ये वाले के, यानी कि आर एस के। तो हम यहां पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से आपको क्या समझना है कि बी एम को हमने परपेंडिकुलर किसके कर दिया, पी क्यू के, फिर हमने सी एन को किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आर एस के। तो इस तरह से बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम्प्लीट आपको नजर आ रहा था, आप कोई भी लॉजिक से वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो अब आपको आगे क्या करना है कि अब ये तो हो गई चीजें, अब हमें यहाँ पर कुछ आगे बढ़ने हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से, पहले तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये वाला का नाम एंगल 1 हम लोग रखेंगे, और इस वाले का नाम एंगल 2 देंगे, इस वाले एंगल का नाम 3 दे देते हैं, और इस वाले एंगल का नाम हम लोग 4 दे देते हैं। तो इस तरह से हमने नाम रख लिए, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऐसे लॉजिक लगेंगे। हमने क्या बताया कि बी एम किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, ठीक है। अब देखिए सी एन किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस के। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है कि अगर ये सी एन आर एस पर, अगर ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, दो लाइन तो यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले से ही दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने ये बता दिया कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर यहाँ पर है। तो अगर जब भी ऐसा होगा, यानी कि मैं यहाँ पे रिराइट ही आपको करके दिखाता हूँ, सिंस क्योंकि आपको यहाँ पर पी क्यू पैरेलल आर एस दिया हुआ है, यानी कि ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा ऑलरेडी आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख लो कि ये तो हमारे पास
गिवन है क्वेश्चन में। फिर आपने देखा यहाँ पर कि ये वाला सिचुएशन पे आप देखिए कि सी एन जो है किस पर परपेंडिकुलर है, आर एस पर है। अब यहाँ पे रूल समझना है। रूल क्या समझना है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपके पास एक दो इस तरह से पैरेलल लाइन्स दिए हुए हैं, जैसे कि P है और यहाँ पे Q है और ये R है और यहाँ पे S है। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है इस तरह से एक लाइन ड्रॉ है, तो मान लीजिए इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ C और इसका नाम दे देता हूँ N। तो अगर CN इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पे 90 डिग्री बना रहा है, अगर ये पैरेलल लाइन से और अगर इस पे 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी कि ये वाला जो पैरेलल लाइन से उस पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला N को शिफ्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो इस पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि इस पे भी PQ के भी क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि CN अब किसके परपेंडिकुलर हो गया, PQ के परपेंडिकुलर हो गया। ये एक रूल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस जगह पे चूक हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही माइनर पॉइंट है, इसको समझना है। सो मैंने बताया कि अगर पैरेलल लाइंस दिया हुआ है तो अगर कोई थर्ड लाइन कट किया और अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो अदर साइड भी क्या करेगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये CN RS पे परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं इसको लिख के दिखाता हूं कि ये CN अगर परपेंडिकुलर किस पर है, RS पर है, तो यही CN जो है किस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, PQ पर हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि PQ जो है वो पैरेलल होना चाहिए RS के। ये रूल है, इस रूल को आप दिमाग में रख लें और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे किया है। इसलिए इसको आप रॉट लर्निंग करने का प्रयास मत कीजिएगा, इस रूल को समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। सो ये रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ और ये इस रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ पर साबित किया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक माइनर कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। अब देखिए कि ये वाला PQ पर परपेंडिकुलर है और जो BM है वो भी परपेंडिकुलर किस पर हो गया, PQ पर हो गया। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं हाईलाइटेड करके बताता हूं। ये जो CN है किस पर परपेंडिकुलर है, PQ पर, ठीक है। और ये फिर से देखिए BM किस पर है, PQ पर है। तो जब ऐसा होता है, यानी कि फिगर देख, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर फिगर के माध्यम से, इसको फिर से समझिएगा, फिर एक यहाँ पे रूल काम करेगा आपका। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला नाम हमारा P है और ये वाला Q हुआ, यहाँ पे R है और यहाँ पे S हुआ। तो एक तो BM है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ M और ये वाला B, और दूसरा जो है CN, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं CN। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसी लाइन पर, यानी कि अगर मैं इसको मिटा दूं, नीचे वाला को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला को, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखिए कि सेम लाइन पर यहां पर भी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और यहां पर भी। कहने का क्या मतलब है कि जो BM है वो किस पर परपेंडिकुलर है, किस पे 90 डिग्री बना रहा है, PQ पे बना रहा है। और जो CN है वो किस पे बना रहा है 90 डिग्री, ये भी PQ पे बना रहा है। तो अगर सेम लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, तो आपस में ये जो BM है वो पैरेलल हो जाएगा CN के। कमाल का कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है कि अगर ये वाला इसके परपेंडिकुलर है PQ के और CN भी परपेंडिकुलर है उसी वाले PQ में, तो आपस में जो परपेंडिकुलर है BM और CN ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आप इसको अभी मैं यहाँ पे 2 बार 3 बार यूज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए BMQ की परपेंडिकुलर है PQ के, और दूसरी बात कि CN भी अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया PQ के। जब ऐसा होगा तो हमें मालूम है कि BM पैरेलल हो जाएगा किसके, CN के।
ये पहला केस हो गया आपका। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो नई चीजें समझने को मिली होंगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब देखिए ध्यान से कि आपने बी एम और ये जो सी एन है इन दोनों को पैरेलल बता दिया। अब पैरेलल बता दिया तो ये वाला ट्रांसवर्सल के जैसा काम करने लगा, कौन, बी सी। ठीक है, सो अब ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है, यानी कि अगर आप इस तरह से जाते हो और इस तरह से जाते हो, जो कि ये बी एम है जो कि अब पैरेलल हो चुका है, और ये आपका सी एन है, और यहाँ पर बी सी जो है ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए कि आपका तो एंगल 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एंगल 3 दिखाई दे रहा है। छोटा सा पार्ट में आप देखिए ये वाला एंगल क्या है, 2 है, और ये वाला एंगल यहाँ पे देखिए 3 है। तो क्या हो गया, अगर ये पैरेलल होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल 2 जो है इक्वल होगा एंगल 3 के। अच्छे से फिर से सोचिए कैसे हुआ। जो ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल होने के कारण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हो गया, एक मेन काम हमारा हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए कि ये वाला जो है, यानी कि एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिजिक्स का बताना चाहूँगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो देखिए ये मान लीजिए कि मिरर है, ठीक है, यानी कोई शीशा है, और जो लाइट आता है इस शीशे पे पड़ा तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट उछलकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो उसके बीच में यहाँ पर एक एंगल बनता है। ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसको समझने का प्रयास करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए ये वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि लाइट इसमें पड़ा, फिर यहाँ से क्या हो गया, बॉन्स, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे कहने का मतलब, इसको मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो ये एक रूल है, ये फिजिक्स में एक रूल है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आप फिजिक्स में जाकर लाइट चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को डील कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस रूल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में इक्वल होता है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन बन रहा है, एंगल 3, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बन रहा है, एंगल 4। ब्रेन हैंग हो रहा होगा मुझे मालूम है, इसलिए आप यहाँ पर बहुत केयरफुली देखने की प्रयास कीजिए कि ये दोनों किस लिए आया। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिंस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं इसको सिंपली ऐसे लिखता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा वर्ड में इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि फिजिक्स में डील किया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर इस प्रकार से तो हमारा सारा केस हो गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर अगला अब समझने का प्रयास करते हैं। सारे इक्वेशन को ध्यान से यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 1 किसके इक्वल है, देखिए ध्यान से, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के।
ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 2। अब देखिए एंगल 2 किसके बराबर है, यहाँ पे आके देखिए एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। तो आप लिखोगे एंगल 3। एंगल 3 किसके बराबर है, तो देखिए आप यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो इस हिसाब से सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, इस तरह से सारे के सारे। तो इस बात को हम लोगों को क्लियरली समझना था। अब देखिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एंगल जो हमारा 1 है प्लस एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आप यहाँ पे दे सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, एंगल 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 2, फिर प्लस है, प्लस रख दिए, एंगल 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू कितने एंगल 2 हो गए, 2 ठो। सो 2 एंगल 2 हमने लिख दिया। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 किसके बराबर है, तो आके देखिए यहाँ पर आपके एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। यहाँ से भी देख सकते हैं एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। सो हम लिखेंगे कि यहाँ पर आपका एंगल 3 प्लस, अब एंगल 4 किसके बराबर है, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 3, तो हम एंगल 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 आपको कितने दिखाई देंगे, 2। सो यहाँ पे एंगल जो 3 है वो 2 ठो है, सो 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब इसका करें क्या, अब यही प्रश्न आएगा। तो अब इसको समझने का प्रयास करना है, बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा इस वाले पूरे केस में, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशन पर। आप इक्वेशन 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए मैं इसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अब देखिए 2 एंगल 2, 2 एंगल किसका है, अब यहां पे आपको समझना है। ये एंगल 2 किसके बराबर है, ये एंगल 2 किसके बराबर है, तो आप यहां पे देखिए ना एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं इसको यहां पर इस प्रकार से कर देता हूं। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल, ये वाला 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल 2 की जगह पे कौन इक्वल हम पुट कर दिए, एंगल 3 को पुट कर दिए। तो ये कैसा आया, अब ध्यान से देखिए कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल में हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे जो एंगल 2 था उसके जगह पे क्या आपने पुट कर दिया, यहाँ पर आकर आपने 2 एंगल जो 2 था, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 आप देख रहे हैं कि एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। तो ये देखिए 2 एंगल 3 और 2 एंगल 3 आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 के बराबर हो गया यहां से। अब जब ऐसा हो गया तो देखिए 2 एंगल 2 किसके बराबर था, 2 एंगल 2 किसके बराबर था, तो देखिए यहाँ पे 2 एंगल 2 एक्चुअल में रियल में इसके बराबर था। यानी कि यहाँ से पूरा आपको आना है, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए यहीं पे बहुत सारे टीचर फेलवर होंगे समझाने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात 2 एंगल 3, तो यहाँ पे देखिए 2 एंगल 3 किसके बराबर है, 2 एंगल 3 ओरिजिनल फॉर्म में इसके बराबर है। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। अब हमारा काम लगभग हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, एंगल ए बी सी ये पूरा 1 और 2 मिलके बन गया। तो 1 और 2 मिलके क्या बना, एंगल ए बी सी मिला, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मिलके क्या बन गया, 3 प्लस 4। तो एंगल आपके पास ये क्या बनाता है, बी सी डी। सो ये बन जाएगा बी सी डी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये वाला जो एंगल पूरा है और ये वाला जो एंगल पूरा है आपस में इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया,
इसका मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा था, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंस ABC एंड BCD आर अल्टीरियर इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वाई, यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिएगा कि ABC एंड BCD आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण आपको मालूम है कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो जो ये वाला आपको लाइन दिखाई दे रहा है AB, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। तो हेंस ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए इसको 2-3 मेथड से और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड आपके लिए यही था। ठीक है, तो आप इसको हो सकता है कि एक बार में ना समझ सके, लेकिन अगर आप बारीकी से हर रीजन को ढूंढेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे आपने जो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से बनाए थे उसको करने की क्यों जरूरत पड़ी परपेंडिकुलरली। फिर परपेंडिकुलरली दिखा के आपने यहाँ पर जब दोनों को परपेंडिकुलरली सेटिस्फाई किया तो पैरेलल दिखाना बड़ा ज़रूरी था ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाएं। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके सब एंगल को हमने बराबर कर दिया। उसके बाद हमने सबको एक बारीकी से चेक किया। उसके बाद हमने देखा कि इक्वेशन कैसे बनेगा, यानी कि हम इस पूरे एंगल तक कैसे पहुँचेंगे और इस पूरे एंगल तक कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए हमने पूरा यहाँ पे ये वाला जो पूरा हिस्सा है उस पर हमने ऑब्जर्वेशन किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे उलझा दे, लेकिन आप 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जैसे ही इसको बनाएंगे विद रीजन आउट कर करके, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये बना कैसे है। सो इस प्रकार से टोटली हमने प्रूव कर लिया कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहीं बन रहा है तो वो पैरेलल होंगे। तो ये वाला पैरेलल हो गया। अगर मान लीजिए कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स भी बनता तो भी पैरेलल हो जाता, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता तो भी पैरेलल हो जाता। उल्टा होता, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि ऑल्टरनेट है, पैरेलल दिया हुआ है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, पैरेलल दिया हुआ है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, पैरेलल दिया हुआ है तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होगा। लेकिन अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर कॉन्सिक्यूटिव है तो पैरेलल हुआ, अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स है तो पैरेलल हुआ, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो पैरेलल हुआ, मतलब रिवर्स में काम कर रहे हैं। तो इसी बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के टोटली इसको सॉल्व करना है।